अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आया है एक और दिलचस्प मोड़। कुछ रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की, इलेक्शन कमीशन की जो पॉइंट्स थे इबहाम से मुतल्लिक उन्होंने जो लिखा था उसके ऊपर ये वजाहत आने के बाद 2 दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर गौर ही कर रहा था कि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने रखी हैं। अब वो आपके सामने भी रखते हैं। अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त में याद दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने एक तरमीम की थी इलेक्शंस एक्ट में, जिसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पार्टी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकते। ये भी कहा कि ये जो कानून साजी है ये अदालती फैसले से ज़्यादा अहम और उस पर सबकत लेगी। इलेक्शन कमीशन को अयाज सादिक ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून साजी पर अमल दरामद के बगैर कोई अलॉटमेंट नहीं कर सकती। इंतहाई इंटरेस्टिंग। एन उसी वक्त जिस वक्त इस सारे मामले के ऊपर गौर हो रहा था, फिर अब से कुछ देर पहले आए अता तारर, जिन्होंने मज़ीद इसको जस्टिफाई किया और ये कहा कि ये जो मामला है सारा का सारा इसके ऊपर कानून साजी हो चुकी, तो जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसके ऊपर तो बिल्कुल हर्फ नहीं आ सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, हुक्म के ऊपर अमल दरामद, या फिर जो स्पीकर साहब ने अपने ख़त में जिस तरफ निशानदही करवाई है कि उसके बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद या स्पीकर की गाइडेंस या ख़त के मुताबिक इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद? हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा और महमद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, पहले तो ज़रा इसकी कानूनी जो पेचीदगी है उसको क्लियर कर लेते हैं। बड़ा अजीबो गरीब मामला, आज पार्लियामेंट की बालादस्ती का हवाला दिया और जो कानूनी माहिरीन हैं उनका भी हवाला देते हुए स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे किया है। क्या समझती हैं किस में ज़्यादा वज़न है? जी शुक्रिया अलीना। पहली बात तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनको आइन पढ़ना चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पाकिस्तान के आइन में कहाँ लिखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में जहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ अप्लाई नहीं करता। पार्लियामेंट लेजिस्लेशन में एक प्राइमेसी रखती है, पार्लियामेंट ही है जो लॉ मेकिंग कर सकती है, लेकिन हमारा आइन कहता है वो कानून आइन के मुताबिक होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास रिव्यू का भी इख्तियार है अगर पार्लियामेंट इस डोमेन से ट्रांसग्रेस करे या आइन या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून साजी करे। तो जो ब्रिटानिया में सिचुएशन थी जो एवी डाइसी ने लिखा कि पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ दैट इट वांट्स, ये पाकिस्तान में नहीं अप्लाई करता। तो मेरा ख्याल है हमारे डिस्कोर्स में शायद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम जो नैरेटिव है उसको मेरा ख्याल है गलत सेट करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इन पाकिस्तान इज नॉट सॉवरेन, उसकी सॉवरेनिटी लिमिटेड है आइन और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही कि पार्लियामेंट क्यों नहीं इंतजार कर लेती सुप्रीम कोर्ट के डिटेल रीजनिंग का। उसमें वजाहत आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे अपना ऑर्डर दिया है, क्योंकि आपने ये कानून साजी तो कर दी, आपने अमेंडमेंट्स भी कर दी इलेक्शंस एक्ट में, लेकिन मेरी नज़र में जो मेरी समझ है, मेरी रीडिंग है शॉर्ट ऑर्डर की, उसके बाद जो ECP के एप्लीकेशन पे भी एक सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन आई है, उसको पढ़ के मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया है। मेरा ख्याल है इंटरप्रिटेशन प्रोविजंस की सुप्रीम कोर्ट की वही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेमेडी एक मुख्तलिफ दी है। उन्होंने एक लीगल फिक्शन, इसको कहते हैं लीगल फिक्शन, का इस्तेमाल किया है और कहा है कि क्योंकि उस वक्त के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, आपको आजादाना तौर पे जो कैंडिडेट्स थे वो अपनी पार्टी एफिलिएशन जाहिर नहीं कर सके, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया है कि वो अपनी पार्टी एफिलिएशन जाहिर करें। जिन्होंने PTI नहीं लिखा था किसी भी अपनी डिक्लेरेशन में या सर्टिफिकेट नहीं उन्होंने अटैच किया था, उनको दिया एक मौका। तो ये डीम तस्वुर किया जाएगा, इसलिए जब आप ऑर्डर भी पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि
अब आर एंड मेंबर्स ऑफ पीटीआई, तो वो माजी में जाके इसको अप्लाई कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि आप 15 दिन में कोई भी है वो अपनी अफिलिएशन जाहिर कर सकता है या आप पार्टी जो है बार बार तब्दील कर सकते हैं। ये मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट की डिटेल रीजनिंग में होगा। तो ये लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे मेरा ख्याल है अप्लाई ही नहीं करेगा। तीसरी बात जो बहुत अहम है, हमारा आइन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को भी गारंटी करता है। अगर आप एक ऐसी कानून साजी करते हैं जो सिर्फ लगता है मखसूस तौर पे स्पेसिफिकली एक अदालत की जजमेंट को अंडू करने के लिए आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून साजी है। हाँ, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून को तब्दील कर दे। अगर वो कानून को तब्दील करता है, उस पुराने कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी है, वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाती है क्योंकि कानून ही बदल गया। उसकी शायद पार्लियामेंट को कुछ सिचुएशंस में इवन रेट्रोस्पेक्टिवली कानून साजी करने का इख्तियार है, लेकिन यहाँ पे अगेन वो नहीं हो रहा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे लग रहा है अटैक है, एज अपोज टू चेंजिंग द लॉ, क्योंकि खुद हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि हमने तो कोई नया कानून ही नहीं बनाया, ये तो हमने मजीद जो पहले कानून था उसी को हमने क्लैरिफाई किया। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। तो इन तीनों वजूहात की बुनियाद पे मुझे अब एक जिसको आप कहते हैं ना फटीग हो गई है कि ये मामला कब से चल रहा है, कब से हर अगले हफ्ते कुछ ना कुछ इसमें हो जाता है, क्योंकि हुकूमत नहीं मान रही कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पे को इम्प्लीमेंट करना है। तो कुछ ना कुछ होता रहता है, हम उस पर तबसरा करते हैं। ये हमारे मुल्क में जो बेहतरी आ रही है उसको साइड ट्रैक कर रहा है हमें। ये अफरा तफरी की सिचुएशन, इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, ये खत्म ही नहीं हो रही इस मामले की वजह से। तो मेरा ख्याल है एक बेहतर एक दिखा दें, एक अपनी इंटेग्रिटी दिखा दें। आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, क्लेम करते हैं आप हैं, मान ले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये हमारा जो टसल इस वक्त चल रहा है उसको मजीद मेरा ख्याल है एग्रीवेट कर रहा है। और ना एक बात आखिरी में कहना चाहूंगी कि इसकी एक तारीख है। हमारे इदारों के बीच में टसल बहुत अरसे से चल रही है और कभी पार्लियामेंट अपने आप को सर्ट करने की कोशिश करती है, कभी कोर्ट करती है, कभी एग्जीक्यूटिव करती है। ये और ममालिक में भी हम देखते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त जब हम सुन रहे हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, कि अदलिया जो है वो एक मखसूस पार्टी को फैसिलिटेट कर रही है, मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द कॉन्ट्ररी इंट्रोस्पेक्शन है कि हमने जो माजी में गलतियां की हैं उसको हमने बेहतर करना है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, हम चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज भी अदा ना करे। दिस इज व्हाट इज पेनफुल कि ये इस वक्त जो टसल चल रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स। माजी में कभी नहीं भी रही, लेकिन इस वक्त इट इज ऑन द साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी, ऑन द साइड ऑफ द विल ऑफ द पीपल, बट पार्लियामेंट इज नॉट। ये अनफॉर्चुनेट बात है। और खुद सोचिए, मखसूस नशिस्तें, उसका मकसद क्या था कि आप रिलीजियस माइनॉरिटीज, खवातीन को आवाज दें अपनी पार्लियामेंट में। हमने उससे क्या बना दिया है? एक पॉन बना दिया है लार्जर पॉलिटिकल टसल में, व्हिच इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आप इस को किस नजरिए से देखते हैं? अगर ये दो इदारों के दरमियान में ही लड़ाई है तो तीसरा इदारा इलेक्शन कमीशन दरमियान में फंसा हुआ है, अब क्या किया जाए? मैडम शेख, इलेक्शन कमीशन दरमियान में नहीं फंसा हुआ। इलेक्शन कमीशन लीड कर रहा है सारी चीज़ों को, ये ज़हनों में रहे। इलेक्शन कमीशन कहाँ दरमियान में फंसा हुआ है? इलेक्शन कमीशन ही तो है बहरानों का ज़िम्मेदार, सारे बहरानों का ज़िम्मेदार। मैडम शेख, इफ्तिखार आरफ साहब याद आ गए हैं, उनकी एक मशहूर ज़माना गज़ल है, नज़म है, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। आपका सवाल है मैडम शेख कि इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ पर अमल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर या स्पीकर के ख़त के मुताबिक इलेक्शन एक्ट पर? मैडम शेख, 3 बार आईनी खिलाफ वर्जी करने वाले इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, जमहूरी, पार्लिमानी, इखलाकी, आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए। मैडम शेख, इलेक्शन कमीशन को बकौल सुप्रीम कोर्ट आइन को नए सिरे से लिखने की कोशिश करने वाले इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट पर के हुक्म पर अमल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मखसूस नशिस्तों का केस जब सुप्रीम कोर्ट गया
तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं, इन्हें दी जाएं। लिहाजा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आपसे कह रही है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का तो हुक्म मान लें। मैडम शेख, बकौल सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को पटड़ी से उतारने, अपने काम के अलावा सारे काम करने वाले इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्यों सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 4 सफाती वजाती आर्डर भी आ चुका है, जिसमें वो वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर दी जाएं। हमारा फैसला वाज़े है, आपकी वजात की दरख्वास्त गलत है, आपकी वजात की दरख्वास्त ताखीरी हरबा है, आपकी वजात की दरख्वास्त रुकावट है हमारे फैसले की राह में, आपकी वजात की दरख्वास्त कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। फौरी हुक्म मानो वरना संगीन नताइज होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के वजाती आर्डर में, 4 सफाती वजाती आर्डर में यह फिक्रा भी बड़ा अहम है कि और बाद में आने वाला कोई एक्ट हमारे फैसले की हैसियत खत्म नहीं कर सकता। मैडम शेख, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना चाहिए। और अगर फिर भी अय्याज सादिक साहब ये समझते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट जो है उसका जो भी फैसला होगा वो मानना चाहिए, तो फिर मेहरबानी करके कासम सूरी की रूलिंग भी मान लें, वहाँ उमर अताब बंदयाल के 5 रुकनी जज का फैसला छोड़ दें। वहाँ तो कासम सूरी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, मान लें वो भी। जब सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो उस पर मेलाफाइड कानून साजी कर दी गई, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का वजाती आर्डर आया तो उस पर स्पीकर साहब ने खत लिख दिया। मतलब आप, आखिरी बात, मतलब आप पैगाम देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, मौजूदा को और आने वाली को, कि कर लो जो करना है, कर लो फैसले जो करने हैं, हमने तो आपके फैसले मानने नहीं है। और अगर आपने फैसले नहीं मानने, आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, तो फिर आप कहां से जमहूरी हो गए, फिर आप कहां से आईनी हो गए, फिर कहां से विल ऑफ द पीपल हो गई, फिर कहां से आप आइन बालादस्त है और पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट भी तो एक आइन के दायरा कार में रह के सारा काम करती है। तो मैडम शेख, ये एक ताखीरी हरबा है, ये एक और बुरान पैदा करने की कोशिश है, ये झूठी अना और झूठी जिद्दों की लड़ाई है, जिसमें सारा कुछ तमाशा बन गया, सर्कस बन गया, थिएटर बन गया। महमल, क्या राय है आपकी? देखिए रीना, बात यह है कि यहाँ पर जो आईनी और कानूनी बात तो रीमा ने कर दी है, मैं इधर जो है इसको सियासी पस मंजर में देखती हूँ। असल चीज़ यहाँ पर मसला बना हुआ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और चंद जमातें जो हुकूमत में नहीं भी हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि अदलिया का एक गैर मामूली एक्टिविज्म है पीटीआई के फेवर में, पीटीआई के सपोर्ट में। और उनको ये लगता है कि पीटीआई को जिस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है, जिस तरह से अदलिया एक्टिव होती है उनके केसेस के मामले में, डिसीजंस जो कुछ गैर मामूली आ रही हैं, या जो 6 जजेस का लेटर लिखना, फिर उसके बाद वो जो एक जजेस की खिलाफ कैंपेन पे जिस तरह कंटेम्प्ट की कार्रवाई होना, तो उनको वो ये जब सारी चीज़ें इसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सहूलतकारी हो रही है पीटीआई की, और उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल है। और इसके बैकग्राउंड में कभी बात करें तो बताते हैं कि जी कोई इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन भी उनके सामने आई थी, कोई ऐसी चीज जो उनको बताई गई कि जिससे उनको ये लगता है कि आला अदलिया कोई आइन और कानून से बाहर जाके कोई सिस्टम डिसरप्ट ना कर दे, कोई इस तरह की चीज, कोई इसी वजह से हुकूमत जो है बार बार ऐसी लेजिस्लेशन सामने लेकर आती है। हमने अटेम्प्ट्स देखी हैं इस तरह की लेजिस्लेशन की, जिस तरह जो अभी रिसेंटली भी आई और पास नहीं हो सकी, और उसके बाद फिर एक रिएक्शन भी आता है अदलिया का। तो ये मेरे ख्याल में लीना, अनफॉर्चुनेटली ये एक पावर गेम बन गई। जिस तरह अभी रीमा बात करी थी कि एक टसल जिस तरह से हो रही है एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी की, ये पावर गेम बेसिकली जो एक तासुर मिल रहा है वो ये बन गई है कि कंट्रोल कौन करेगा सियासत को, अदलिया करेगी या इस्टेब्लिशमेंट करेगी पार्लियामेंट और हुकूमत के थ्रू। तो ये पूरा मामला लगता पावर और कंट्रोल का है, और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें जिनको नुकसान पहुंच रहा है वो हमारी जमहूरियत है, वो हमारा आइन है, वो हमारा कानून है। तो ये जो टसल है इसके रिजल्ट्स जो है वो पता नहीं कैसे होंगे, ये तो हमें नहीं मालूम कि कौन ये एट द एंड ऑफ द डे कौन ये जंग जीतेगा, या ये टसल जो है वो किस तरह से ख़त्म होगी या क्या चीज़ होगी। लेकिन फिलहाल ये एक पावर और कंट्रोल का मामला लग रहा है मुझे। अच्छा, बुनियादी नुक्ता यही है हुकूमत का कि आपने जैसे कहा ना, सियासत को कंट्रोल कौन करेगा, ये दोनों तरफ से जंग छिड़ गई है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि काम ही नहीं है ये अदलिया का कि वो सियासी मामलात में या सियासी चीज़ों को
कानून को बालाए ताक रखकर इंटरप्रेट करे या कानून से आगे जाकर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे। जैसे वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान ने गलती की, ये उनकी सियासी हिकमत अमली थी गलत कि उन्होंने बाद में डिक्लेरेशंस अपने वापस लिए, आज़ाद हैसियत से जमा करवाए, लेकिन उसका बेनिफिट भी दिया गया उनको। अलीना देखिए, इसके ऊपर तो रीमा बहुत बार इधर बात कर चुके, रिपोर्ट कार्ड पे हम भी कर चुके हैं कि ये एक बड़ी यूनिक किस्म की सिचुएशन थी। इस तरह की चीजें भी जो है वो पहले नहीं आई थी, जिस तरह यानी बैट का वर्डिक्ट हो, जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे थे और जो सारा कुछ हमारे सामने आया है, तो वो चीज बात यह कि यहाँ पर हमने माजी में देखा है कि अदालतें जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पूरी सहूलतकार बनी है हुकूमतों, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ। हमने ये चीजें बिल्कुल देखी हैं, लेकिन इस वक्त ये सही गलत की मैं बात नहीं करी, मैं ओवरऑल आपको जो बता रही हूँ कि जो एक इंप्रेशन है जो एक एस्टैब्लिशमेंट में, हुकूमत में और कुछ सियासी जमातों के अंदर ये जो है ये एक इंप्रेशन है, और इस वजह से उनको ये लगता है कि ये अदलिया जो है ये सियासत कर रही है और ये सियासी कंट्रोल। आपके मुताबिक किस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए, फैसला या कानून साजी? देखिए लीना, इसके ऊपर तो वैसे जो अभी तक डिस्कशन है, मेरे ख्याल में फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर होना चाहिए अमल दरामद, लेकिन मैं वैसे आपको जैसा मैंने कहा एक सियासी पस मंजर है, मैं आपको वो बता रही हूं। ऑफ कोर्स शहजाद, इसी सियासी पहलू को आगे बढ़ाते हुए वही सवाल आपसे कि इसको कहा जा रहा है वो एक बैड सियासी डिसीजन था, उसके ऊपर अदालत ने उनको बेनिफिट दिया, वो बनता नहीं था। बहुत शुक्रिया अलीना। सियासी पहलू पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले जो कानून है उस पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि जो अमेंडमेंट की गई है मुझे तो ना उसकी इंटेंट दुरुस्त लगती है और ना कानूनी तौर पे वो दुरुस्त लगता है। दो बातें इस अमेंडमेंट में की गई हैं। एक तो ये कि जिस पार्टी ने लिस्ट नहीं जमा करवाई इलेक्शन से पहले रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसको आप रिजर्व सीट्स नहीं दे सकते। दूसरा ये कि एक पार्टी ने अगर या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अगर एक पार्टी एफिलिएशन शो करती है तो वो चेंज नहीं की जा सकती। तो इसका इंटेंट तो एग्जैक्टली ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अंडू किया जाए, उसको बेअसर बनाया जाए ताकि उस पर अमल दरामद ना हो। तो ऐसा कानून कैसे स्टैंड कर पाता है, तो मुझे तो उसकी इंटेंट पे ही डाउट है। दूसरा एक कानूनी पहलू तो रीमा काफी अरसे से बता रही है कि ये पोस्ट इलेक्शन की बात ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि अपने वर्डिक्ट में लिखा था कि ये पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स हैं जिसमें ये इलेक्शन हुए, इसीलिए वो प्री इलेक्शन फेज में जाके उनको एक मौका दिया गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कि आप अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर सकते हैं। साथ साथ इस कानून, इस ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का था, उस पर बड़े वाज़ेह तौर पे ना सिर्फ इन 8 जजेस ने बल्कि बाकी जो माइनॉरिटी में 3 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज, उन्होंने ये लिखा था कि हमने कभी भी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर नहीं किया था, वो इलेक्शन लड़ सकते थे, हमने सिर्फ सिंबल लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है इन तमाम जजेस का कि गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। मुझे नहीं पता उस वक्त तो ये बड़ी दुरुस्त तशरीह लग रही थी, लेकिन बहरहाल जिसका ऑर्डर है, जिनका ऑर्डर है, वो अब ये कह रहे हैं कि गलत तशरीह की गई। तो अगर पीटीआई को सियासी जमात होना था इलेक्शन में और अगर नहीं है तो ये इलेक्शन कमीशन की गलती की जिम्मेदारी फिर कोई पार्टी या उसके वोटर्स क्यों वो भुगते हैं, उसको कॉन्सिक्वेंसेज वो क्यों भुगतेंगे उसको। तो मुझे, और दूसरा फिर ये बात कि जो इस कानून में लिखा गया अमेंडमेंट में कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। एक इवेंट हो जाता है जो कि इलेक्शन है 2024 के, उस इवेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है, तो फिर आप उस कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे चेंज कर सकते हैं? इस तरीके से तो आप कुछ भी चेंज कर देंगे। आप जाके 1975 से कोई कानून आया होगा, आप उस पर भी अमेंडमेंट लेकर आ जाएंगे। हाउ कैन यू डू दैट? तो मुझे ये कानूनी तौर पे ये हजम नहीं होती बात कि एक चीज को आप कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, लेकिन वो इवेंट हो चुका है, इवेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ना तो मुझे इस कानून की इंटेंट अच्छी लगती है और ना ही ये कानून दुरुस्त लगता है। और वैसे कल भी मैंने आपसे बात की थी, ये जो पूरा पैकेज लाने की बात हो रही थी, जो 26वीं तरमीम है, उससे हुकूमत क्या करना चाह रही है? उससे हुकूमत अपनी जो इस वक्त पार्लिमानी पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि हुकूमत जो है वो अगला इलेक्शन जो है वो सिक्योर करने में लग गई है। जैसे तहरीक इंसाफ 2019 में शुरू हो गई थी कि हम 5 साल नहीं, हम 10 साल अपने कैसे पूरे करेंगे। कल आपने सुना उस अमेंडमेंट के हवाले से भी क्या बात की गई थी। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हमारे पास आए, चंद घंटे पहले हमें मुसविदा दिया और फिर मीटिंग शुरू हो गई तो हम उस पर तवज्जो भी नहीं दे सके। लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे जब उनकी उनसे कहा कि ये अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं आप इस आर्टिकल में, तो उन्होंने कहा देखें हम मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो एक तो हुकूमत ये वाज़ेह करे कि अमेंडमेंट वो खुद ला रहे हैं या किसी के कहने पे ला रहे हैं। दूसरा, इसकी जो टाइमिंग है अयाज सादिक साहब के आज के इस खत की, मुझे लगता है कि अब हुकूमत को लग रहा है कि अगर फजल रहमान साहब इस अमेंडमेंट में उनको सपोर्ट नहीं करते तो यानी कि कौमी असेंबली से 8 वोट उनके कम हो जाएंगे और उनके जो सेनेट से वोट है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत जो है शायद अब ये रिजर्व सीट्स का जो अमेंडमेंट पहले आई थी उस पर अमल दरामद करना चाहती है ताकि रिजर्व सीट्स जो है वो वापस
हुकूमत को मिल जाए, उनके इत्तेहादी पार्टीज को मिल जाए, ताकि जो नंबर गेम है कौमी असेंबली में एटलीस्ट उसको जो है वो सिक्योर कर सकें। तो इसकी टाइमिंग तो ये नजर आती है। लेकिन देखें, मसला ये है कि हम अपनी तारीख से सीख नहीं रहे। जब भी कोई सियासी पार्टीज इस नीयत से कोई कानून लाती हैं कि वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर ले, अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, उसका फायदा होता नहीं। जब आपके जाने का वक्त आता है, जब आपके रुखसत होने का वक्त आता है, तो वो बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए अगर कोई ये समझता है या कोई पार्टी या हुकूमत ये समझती है कि नहीं हम सब चीजों को सिक्योर कर लेंगे और हमें कोई हटा नहीं सकेगा 5-10 साल के लिए, ऐसा होगा नहीं। होगा क्या? आप आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आप जुडिशरी को कमजोर करेंगे, जैसे कि इस फैसले के साथ कर रहे हैं। और माजी में भी हमने देखा है, मैं महमल की इस बात से एग्री नहीं करता कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रहा है और सहूलतकारी हो रही है पीटीआई के हक में। जो 63A का फैसला था उसकी तशरीह हमारे साथ नहीं कह सकते हैं। जो परसेप्शन कौन ये समझ रहे हैं जी, जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 63A का जो फैसला था, जिसकी तशरीह थी, उस पर आप ये कह सकते थे। एक मिनट मैं मुकम्मल कर लूं। जहां पे बेंच फिक्सिंग हो रही थी, पर्टिकुलर जजेस को बाहर निकाल के मखसूस जजेस के साथ आप सियासी फैसले करते थे, तब आप ये कह सकते थे। लेकिन मुझे बताइए कि 2 असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से, या ये जो फैसला अब आया है, इसमें कहां से ये तासुर मिलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है या फिर एक पार्टी को जो है सहूलतकारी हो रही है? यहाँ तो मसला ये है इस हुकूमत के लिए या उनकी बैड लक है कि उनको इस सहूलतकारी जो उनकी की जा रही है उसमें वो समझते हैं कि एक इदारा जो है रुकावट। ये जो आपका सवाल है मैं रीमा की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि ये जरा ये कानूनी नुक्ता है जो कि हुकूमत उठाती है और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गया, पीटीआई तो गया भी नहीं, मतलब एज अग्रीव्ड पार्टी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो सवाल उठाए या बेसिक जो चीज़ें थी उनको तो आंसर भी नहीं किया गया फैसले के अंदर। इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा और गालिबन आप कुछ ऐड भी करना चाही थी रीमा, वो भी कर दें प्लीज़। एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं रीमा कि वो जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने वैसे कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से नहीं कहा कि आईनी तरमीम मंजूर करना मजबूरी है, ये उन्होंने करेक्शन कर दी थी। अच्छा, तरमीम नहीं, एक पर्टिकुलर शिक के हवाले, एक आर्टिकल के हवाले से। जी वो उसी से वो कह रही है क्लैरिफिकेशन आई है शहजाद उसकी कि ऐसा कुछ नहीं था। रीमा जी रीना, ये जो हुकूमत के एतराज़ आ रहे हैं, देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह की जजमेंट्स दे सकती है, उसमें जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट देती है उसमें बहुत ज़्यादा रूम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। इस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी इसकी मिसाल दी थी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलीफ दी थी। उसमें उन्होंने एग्जैक्ट आपको टाइम बताया था कि किस वक्त से पहले आपकी असेंबली जो है उसका सेशन होना चाहिए, उसमें वोट होना चाहिए। तो इस तरह के मामला जब आपको एक खतरा होता है कि जो चीजें आइन के मुताबिक नहीं चलेंगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक्स में जाके रिलीफ इस तरह की दे सकती है जो पार्टीज ने शायद ना मांगी हो। तो इसमें कोई मेरे लिए अनहोनी चीज नहीं है। दूसरा जो स्पेसिफिक केस सुप्रीम कोर्ट के पास था वो भी एक बहुत यूनिक केस था। उसमें मैं खुद बहुत मतलब ये सोचने की बात है कि आप सोच लें अलीना, आप होती अगर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपके पास ये केस आता, आपने इंसाफ करना होता आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक, आप क्या फैसला करती? क्या आप उन पार्टीज को रिजर्व सीट्स लेने देती जिनकी रिजर्व सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 3-4 हो जाएंगी जिन्होंने एक्चुअल सीट्स जीती हैं उससे? क्या ये अब्सर्डिटी नहीं हो जाएगी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पार्लियामेंट ही क्लेम कर रही है हम विल ऑफ द पीपल हैं, लेकिन आप इसके थ्रू सबवर्ट कर रहे हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत गैर मामूली और बहुत कॉम्प्लेक्स केस था। इसमें जो उन्होंने रिलीफ दी, मेरी नजर में टू मी इट मेक्स सेंस। क्यों? क्योंकि ये मुझे आइन के अगेंस्ट नहीं लगती। दूसरा, मुझे ये नहीं लगता कि किसी और का हक मार के आपने किसी और को हक दिया है। ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है 187 कंप्लीट जस्टिस में कि आप आइन के खिलाफ नहीं जा सकते या आप किसी और का हक मार के किसी और को नहीं दे सकते। तीसरी चीज ये मेरी नजर में जो उन्होंने एक बहुत लीगली, इसको लीगल फिक्शन आप कह दें, लेकिन जो मुझे शॉर्ट ऑर्डर में नजर आ रहा है कि वो पास्ट में जाके उन्होंने एक और ऑप्शन दी है कि जो उस वक्त सारी गैर मामूली चीजें हो रही थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे, ईसीपी की तरफ से मिस इंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस सब को उन्होंने आपको नए सिरे से शुरुआत करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इस सब को आप पीछे छोड़ें, एटलीस्ट रिजर्व सीट्स के पर्सपेक्टिव से आप फिर से मौका दे दें और उसके अकॉर्डिंगली रिजर्व सीट्स हो जाएंगी। ये एक अलीना, अगर ये सुप्रीम कोर्ट होती ना एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क में पिछले 1.5 साल में हो रहा है, हम देखते
होते, उस पे इस वक्त तबाही मच चुकी होती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपके जुडिशल कमीशन बन चुका होता, जो इलेक्शंस में जो रिगिंग के मामलात हैं उसको देख रहा होता। आपका जो बाकी सब मामलात हैं जिसमें लोगों को कई कई महीने, कुछ लोगों को साल हो गया है, जेल में पड़े हैं, पता नहीं है उनका जुर्म क्या है, उस पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता। और भी बहुत कुछ है जो ना हो पाता, जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, खास तौर पे इलेक्शंस के बाद जो हुआ है। तो थोड़ा सा हुकूमत को देखना चाहिए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम भी ना करे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को और जो उनके एलाइड फोर्सेस हैं उन्हें ये सूट ही नहीं करता कि कोई भी सेफगार्ड हो या कोई भी ऐसा इदारा हो जो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानी लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका तहफ्फुज करे। ये हुकूमत को नहीं सूट करता और इसके खिलाफ ये देख रहे हैं। तो मैं भी शहजाद से एग्री करूंगी, पहले भी ये बात की कि मुझे नहीं लगता इस वक्त ये जो प्रेमिस है कि सहूलत कारी हो रही है जुडिशरी की तरफ से, मिसाल तो दे दें, तासुर दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वो तासुर दुरुस्त नहीं है आपकी राय में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बड़ी ज़रूरी है, उसके बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर हम मुख्तलिफ पहलुओं से बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, अगर खालिस्तान सियासी बात करें तो ये जो मूव लिया गया है आज अयाज सादिक साहब की तरफ से ख़त लिखा गया है, इसका मकसद आपको क्या लगता है? एक तो मकसद शहजाद इकबाल साहब ने बताया है कि नंबर गेम पूरी करना, यानी अगर मौलाना साहब नहीं मानते और जो कि उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और हैरत अंगेज़ तौर पर अब मलबा एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई मोहसिन नकवी साहब पे डाल रहा है कि उनकी ना तजर्बाकारी सही का आगे आ गई, कोई आज़म नज़ीर तारड़ पे डाल रहा है कि वो तो ब्रीफ ही नहीं कर पाए, कोई बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब पे डाल रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे कि यहाँ जरदारी साहब होते तो वो सारा मामला हल कर लेते, लेकिन वो नहीं कर पाए। और मौलाना साहब और उनकी जमात वाज़े तौर पर कह रही है कि इनको भी नहीं पता था कि मुसवदा है क्या। और दूसरी बात है कि जब हमें दिया गया मुसवदा, तो जब हमने थोड़ा सा उसको रीड किया तो हमने कहा दिया तो हमारे गले पड़ जाएगा। सही। और मौलाना अमानत में ख़यानत को इसको कह रहे हैं। तो एक तो ये कि नंबर गेम, दूसरा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट को वाज़े पैगाम है कि कर लो, आ जाएंगे नए चीफ जस्टिस साहब, वो भी फैसले कर लेंगे। आप उमर अता बंदयाल साहब ने इलेक्शन करवा लिए थे, हमने नहीं माना आपका फैसला, करवा लो इलेक्शन। अब आप मखसूस नशिस्तें आप दे रहे हैं तो दे दो, आप फिर आप आके बाहर निकलो अदालत से और मखसूस नशिस्तें बहुत बड़ा अगर है, लेकिन अगर इंसाफ के हवाले कर दो। सर, अगर समझे कि हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर साहब का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर अमल दरामद कर देती है, कानून साजी को रखती है मुकद्दम, तो फिर इसका दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स किस तरह से लिया जाएगा? क्या मज़ीद मामलात को बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का मूड जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन मेंबरान और इलेक्शन कमीशन ये एक खाई की तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि एक आपने पहले फैसले पर उनके खिलाफ कानून साजी कर दी, उससे पहले आपने फैसले की गलत तशरीह कर दी, अब फिर अयाज सादिक साहब का आ गया, और आप फिर आप देखें ना एक कितनी खूबसूरत बात है कि वजाती ऑर्डर आया है, उस पर भी गौर खौज हो रहा है। पहले दिन इजलास हुआ, दूसरे दिन इजलास हुआ, गालिबन आज तीसरे दिन भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पीकर साहब के खत का शायद इंतजार हो रहा था या किसी गायबी मदद का इंतजार। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। ये महमल क्या महज इत्तेफाक है कि वो 3 दिन से इजलास चल रहा था, आज स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है? ऑल्सो आप इसको किस तरह से देखती हैं आगे चलता हुआ? क्या इसके रेप्रिकॉशंस कुछ हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए लीना, जो चीज़ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो पीपल्स पार्टी का जब दौर था 2008 के बाद, उसके अंदर हमने इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में देखा था कि बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई जो हुकूमत के खिलाफ थी। हुकूमत ये कहती भी थी और ये इंप्रेशन दुरुस्त भी था कि जुडिशरी जो है वो उनके खिलाफ एक तरह से फैसले दे रही है और बगैर कई चीज़ें ऐसी थी जो बगैर किसी रीज़न के वजह से दे रही थी, उनको टारगेट कर रही थी।
लेकिन फिर भी हमने देखा कि 18वीं तरमीम में उसके, हालांकि कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, उसके बावजूद जो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर एक बैक सीट ली, एक उन्होंने स्टेप बैक किया हुकूमत ने, और उनकी जो अदलिया थी उनकी बातें मानी भी। इस तरह की, यानी कि आप गिलानी साहब वाला अगर आप फैसला देख लें, वो भी माना डिस्पाइट द फैक्ट कि किस तरीके से अदलिया उनको टारगेट करी थी, जमहूरियत को भी टारगेट करी थी, पीपल्स पार्टी को भी करी थी। उस वक्त ये भी लोग कहते हैं कि जी ऑपोजिशन या नून लीग वगैरह जो है वो क्योंकि अदलिया के साथ थे। लेकिन एक चीज़ जो एक हमने देखी थी वो ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ये सेम पेज के ऊपर थी। ये चीज़ हमने जब PMLN की गवर्नमेंट थी हमने तब भी यही चीज़ देखी। फिर भी जो भी पैनामा का फैसला हुआ वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, ऐसा नहीं, हालांकि नून लीग की जो थी वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद हमने देखा कि फैसले पर अमल दरामद हुआ। अच्छा, जब पहली हाइब्रिड आई 2018 में, उसके अंदर भी हमने देखा कि क्योंकि अदलिया और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो सेम पेज के ऊपर थी। फिर हमने देखा कि एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर भी जो सेम पेज खत्म हो गया हमने, और इसी वजह से अब जो चीज़ एक गैर मामूली भी हो रही है, और वो हम अभी से नहीं, यानी कि हमने पिछली हुकूमत के अंदर भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं इंप्लीमेंट किए जा रहे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैं जिस चीज की बात करी थी कि जो एक इंप्रेशन है और जो एक पावर स्ट्रगल या पावर गेम लग रही है, कंट्रोल की ये पूरा लग रहा है, ये उसकी तरफ इंदिया देती है। और ये होगा क्या आगे जाकर, ये तो जाहिर बात है वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी मतलब मेरे लिए ये वरिंग सिचुएशन है कि जब आप फैसले अगर आपने नहीं मानने और इस तरीके से आप फिर जो है लेजिस्लेशन वो इस तरह के लेजिस्लेशन भी ला रहे हैं, काफी चीजें उसके अंदर बड़ी आपको पता है कि ड्रैकोनियन है, अनडेमोक्रेटिक है, इस तरह की चीजें भी लाना चाह रहे हैं नंबर्स गेम पूरी करने के लिए। तो ये नंबर्स गेम तो, बट आपने लेजिस्लेशन की जो बात की, आज ही अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की एक और खबर मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, जो एक्ट था, उसके अंदर मजीद तरमीम करने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि अगले काबीना के इजलास में आने वाले दिनों में इसके ऊपर मंजूरी भी होगी। उसके मंदरजात कुछ यूँ हैं, ज़राए कहते हैं कि जी ये जो तरमीम की जा रही है इस ऑर्डिनेंस में, उसके तहत पाबंद किया जाएगा अदलिया को कि जितने भी फैसले होंगे उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा जो कि आवाम के लिए अवेलेबल होगा। फिर अपील का हक, आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में माजी से अपील का हक दिया गया था, जिसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया था कि उसको माजी से नहीं करते, वो गैर आइनी है। अब दोबारा से वो शिक डाली जा रही है और ये कहा जा रहा है दोबारा से माजी से अपील का हक दिया जाए। और जो कमेटी है जो रेगुलेट करती है अब के केसेस किस तरह से करेंगे, बेंच कौन बैठेगा, किसके सामने क्या केस लगेगा, उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली। अब तरमीम ये होगी कि किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी जज को कमेटी के रुकन नामजद कर सकते हैं। शहजाद साहब, ये जो सारी की सारी लेजिस्लेशन और अभी भी जो ख़ास तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तरमीम करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये दुरुस्त समत है इनकी, ख़ास तौर पे अगर इसकी बात करें तो? अच्छा, एक तो अभी पता नहीं वो भट्टी साहब ने कहा कि कोई खाई में जा रहा है, मेरे ख्याल से खाई में तो ये पूरा सिस्टम जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपनी फोर्स नहीं है, उनके पास कोई अपनी मशीनरी नहीं है जिससे वो फैसले अमल दरामद करवा सकें। वो फैसले देते हैं और इसके बाद फैसलों पर अमल होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई फोर्स नहीं है जो लेके वो लड़ पड़ेंगे इस हुकूमत से। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसलिए होगा ये कि हम एक ब्रेकडाउन की तरफ जाएंगे, जिसने वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। भाई, जब फैसलों पे अमल दरामद नहीं करेंगे, हर फैसले पे आप कोई कानून साजी करके रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर आईनी ब्रेकडाउन ही होगा ना, और क्या होगा, बचेगा क्या फिर? दूसरी बात ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की है, अब देखिए मसला क्या है। जिस दिन ये आपको याद होगा अलीना कि जब ये कमेटी बैठी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उस दिन ये 2-3 ऐसे मामला हुए बैक टू बैक, या 2 मामला थे बैक टू बैक, जिसमें काजी फाइज साहब माइनॉरिटी में रह गए और जो मेजॉरिटी थी वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की थी। तो उस वक्त ही हमारे जो कुछ बाखबर साफी हैं जो वेल कनेक्टेड हैं, वो आकर कहना शुरू हो गए उस वक्त कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी तब्दील कर दिया जाएगा। अब इससे हम क्या मतलब अखज़ करें कि जब इंफॉर्मेशन आ रही होती है और हमें पता है कहां से आ रही है, तो व्हाट डू वी थिंक कि क्या किया जा रहा है? क्या ये बेहतरी के लिए किया जा रहा है या सिर्फ ये चीजों को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जा रहा है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो अभी आपने कुछ उसके खदोखाल बताए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर जो हेयरिंग हो रही है उसमें जो सवाल हैं जवाब हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, उसका एक्सेस होना चाहिए। इसमें एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मिस रिपोर्टिंग अगर कहीं होती है वो नहीं होगी, लोगों को पता चलेगा कि क्या डिस्कशन हुई है। फिर ये जो दूसरी बात अब की जा रही है कि अगर कोई एक मेंबर नहीं होगा तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो किसी और मेंबर को ले लेंगे।
मेरे ख्याल से अगर कोई इसमें फंक्शनल जो फंक्शनैलिटी है इसकी वो मुतासर होती है, कोई छुट्टी पे है, कोई इस वक्त नहीं है शहर में मौजूद, तो उसको पूरा करने के लिए ठीक है, लेकिन फिर प्रिंसिपल यही रखें, क्योंकि इस कमेटी का प्रिंसिपल ये है कि इसमें 3 टॉप जजेस बैठते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो फिर आप कोई कानून बनाए तो इस तरीके से बनाए कि अगर एक कोई मिसिंग है उनमें से, तो आप जो 4th सीनियर है उनको आप रख लें, 4th सीनियर नहीं अवेलेबल है तो फिर सीनियर को रख लें। लेकिन जब आप ये अथॉरिटी दे देंगे किसी भी चीफ जस्टिस को कि आप किसी भी 17 जज में से किसी को भी बिठा के ये कमेटी की कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर वही इल्जाम लगते रहेंगे जो कि बंदयाल साहब के दौर में लगे कि चीफ जस्टिस जो है वो पिक एंड चूज करेगा, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है या नहीं है, वो अपनी मर्जी से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा एक तरीके से अगर कोई एब्सेंट है। तो मेरे ख्याल से फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल को बरकरार रखें। लेकिन एज वी स्पीक जब ये मजीद सामने आएगा ड्राफ्ट तो इस पे बात करेंगे, बिकॉज एज आई सेड उस वक्त भी जो ट्विटर पे ये बहस चल रही थी, एक्स पे ये बहस चल रही थी, वो इसी हवाले से चल रही थी कि क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है हुकूमत के हक में, तो फिर उसको जो है अब तब्दील किया जाएगा। ये गॉसिप चल रही थी उस वक्त। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और जो अभी कभी इम्कान नज़र आ रहा है, तो इससे मज़ीद आने वाले दिनों में जिस तरह आप लोग भी कह रहे हैं क्योटिक सूरत हाल होगी। व्हाट डू यू एंटिसिपेट? क्या इस वक्त बहुत शदीद कोई ख़तरा है या फिर चीज़ों को संभाल लिया जाएगा? देखिए खतरा तो देखिए बढ़ता जा रहा है। एज आई सेड कोई भी अदालत के पास मैकेनिज्म तो कोई और नहीं है, उसने फैसला करना है और बाकी मशीनरी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे फैसला अच्छा लगे या बुरा लगे। अब क्या हो सकता है ये आप बात कर रही हैं, देखें लॉयर्स मूवमेंट की ऑलरेडी बात चल रही है। अगर कोई लॉयर सड़कों पे निकलते हैं, कोई क्योटिक कोई पॉलिटिकल पार्टीज उनको ज्वाइन करती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मसला क्या है। आप मतलब पता भी है मसला क्या है। 2 चीजों से आपको खौफ है, एक तो ट्रिब्यूनल्स ना बन जाए और आपकी बारी बारी सीटें जो है वो माइनस ना होती रहें, एक आपको ये इशू है। दूसरा इशू शायद आपको ये हो सकता है कि इमरान खान का केस अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक पहुंचता है वो बाहर ना आ जाए, उसमें तो काफी वक्त है। तो फिर एक फेयर शायद यही है, उसमें भी हुकूमत की 50 सीटों की मेजॉरिटी है, कौन सा फैसला इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो इस वक्त अच्छा हो रहा है उसको तो ना बिगाड़ें। अगर आपकी रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं, IMF प्रोग्राम मिल गया है, तो खुदा के वास्ते आप फोकस करें परफॉर्मेंस पे और गवर्नेंस पे। मैंने कल भी ये कहा था कि ये जो थोड़ा सा आपको जब ताकत मिल जाती है और आप ये सोचते हैं कि नहीं इस इक्तदार को अब हम टूल कैसे देंगे, जब आप उसमें पढ़ते हैं ना, तो मैं तो अपनी छोटी सी ये जो सहाफती कैरियर है उसमें कभी पूरा होते हुए नहीं देखा। हमने सुना था ये चौधरी शुजात साहब कहते थे हम मुशर्रफ को पता नहीं कितनी मरतबा इलेक्ट करवा देंगे वर्दी में, क्या हुआ? उनके बयान के 1 साल 1.5 साल बाद खत्म हो गई हुकूमत। PMLN के दूसरे तीसरे साल में उनको लग रहा था कोई मसला ही नहीं है, हमने ना गवर्नेंस का मसला है, ना कोई हमारा सियासी हरीफ है, धरना नाकाम हो चुका है। 5 साल भी अगले हमारे एकदम से पनामा आया, एस्टैब्लिशमेंट का जो मूड था PMLN को चलता किया। तो ये चलता करने का जब वक्त आएगा तो ये कानून साजी और ये आपको बचा नहीं सकेंगे, सिर्फ आप जो है मेस क्रिएट करके जाएंगे जो बाद में आपके गले पड़ेगा। जो बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, अगर ये बैरियर्स नहीं लगाती हुकूमत तो फिर दूसरा मुतबादिल क्या है? क्योंकि हमने देखा इलेक्शंस के वक्त भी जो दूसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हुकूमत बनाने को तैयार नहीं थी। अबिस की सूरत हाल थी, कुछ और नहीं था। इन 2 पार्टीज़ आई, इन्होंने लीड किया, व्हाटएवर। अगर अभी भी हम ये देखते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या फिर नशिस्तों का मामला खटाई में पड़ जाता है, तो वो तो मज़ीद सूरत हाल ख़राब नहीं कर देगा? वो तो मज़ीद क्योटिक सिचुएशन नहीं हो जाएगी? हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से आप कुछ भी कर लें, लेकिन कोई इदारा उसको चेक ना करे। PTI को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया, वो जुडिशरी खुद कहती है गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, कोई इसको चेक ना करे। कोई अपनी मर्जी की जैसी भी हुकूमत बना ले, कोई इसको चेक ना करे। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर तो मामला ट्रिब्यूनल में जाता है, आईन और कानून के मुताबिक अगर उनकी गिनती गलत होती है या वो सीट उड़ जाती है, तो वो कानून के मुताबिक है। हम ये कह लें कि यार नहीं क्योंकि एक हुकूमत कायम हो गई है, उसने अपना गलबा कायम कर दिया है, तो फिर सारे चुप करके बैठ जाएं। अगर आप समझती है कि ये ठीक है तो फिर मैं तो आप लोगों से जवाब चाह रही हूँ। भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। 5 साल बाद भी फिर यही होगा कि गलबा कायम हो जाएगा, फिर आप बैठ जाएं चुप करके कि ठीक है यार हुकूमत हो गई है, नंबर गिने जा चुके हैं, गलबा कायम हो गया, अब हम बैठ जाते हैं। बट मसला ये है ना कि हम कितनी दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट के मुतहम्मिल हो सकते हैं। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, उनका आर्गुमेंट लेके फिर आती हूँ। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आप ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस पार्ट 1 आया, उसमें क्या क्या कुछ था आपके सामने सब कुछ। इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डीनेंस पार्ट 2 आया, उसमें क्या आवाम और मुल्क के लिए फलाह थी। नैब तरमीमी आर्डीनेंस आया और उसके बाद अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस।
आपको एक पता है, एक मजे की बात चल रही थी इस्लामाबाद में। क्या? ये जब मखसूस नशिस्तों का हुआ केस और जब तफसीली फैसला या ये छुट्टियों से पहले या छुट्टियों के बाद जब काजी फायज ईसा साहब मिनॉरिटी में रह गए, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ साथ हो गए, और जिस एक कमेटी के इजलास में रिपोर्ट भी हुआ कि जस्टिस मुनीब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप भी एक मेंबर हैं और यू आर मिनॉरिटी, हमने दोनों ने ये डिसाइड कर दिया है। उसके बाद जैसा शहजाद ने कहा कि जो बातें शुरू हुई, और अब ये जुडिशल पैकेज वाला मामला आया ना, जुडिशल पैकेज वाला, तो उसमें पता है एक मजे की बात चल रही थी कि पुराना सिस्टम बहाल कर दिया जाए। आप यकीन करें कि ये बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मतलब कि ये खत्म करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी, यानी चीफ जस्टिस साहब ही डिसाइड करेंगे। तो हाँ, तो ये मजे की, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था और दुआएं मांग रहा था, नफल भी पढ़ रहा था कि काश ये कर ले, क्योंकि इनको तो उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब की मार्शल लॉ लगता था जुडिशरी में, तो फिर इनको पता लगा कि ज्यादा जमहूरियत भी नहीं चाहिए, जमहूरियत जो है वो भी ज्यादा। लेकिन सर इस कयास आराई को अगर मैं आपकी दलील के उस पे देखूं तो बड़ी हार्ड टू बिलीव लगती है, क्योंकि आप हमेशा यही कहते हैं ना कि ये किसी ना किसी को फैसिलिटेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा रही है, लेकिन अगर उस किसी ना किसी का वक्त ही खत्म हो जाता और उसके बाद ये लेजिस्लेशन होती और इख्तियार किसी और के पास कुल्ली तौर पर चला जाता, तो ये बड़ी हार्ड टू बिलीव कयास आराई लगती है कि हुकूमत ये करती। उसकी हार्ड टू बिलीव इसलिए मैडम शेख कि इनके जो प्रोसीजर पूरा पड़े ना, ये जो पूरा आईनी पैकेज है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तो ख्याली जन्नत सजाई हुई थी ना सर, उन्होंने तो पूरे इख्तियार ही ले लिए ना सारे, नीचे वाली अदालत, एक उन्होंने वाली अदालत, एक अगर नीचे, हाँ, तो वो तो उसमें तो बड़ा ढेर सारे लवाजमात थे, सिर्फ एक न्यारी नहीं थी उसमें, तो हलीम भी था और पाए भी थे और पता नहीं सारा कुछ था, पूरा नाश्ता था, वो कौम अभी नहीं कर पाई, तो वो उसमें तो सारा कुछ था। तो उसमें एक ये भी था कि ये क्या कि 2 बंदे एक छुट्टी पे हैं, एक घर है, एक बाहर है, और हम इधर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो ये अब उसी का ये कंटिन्यूशन है, थोड़ी सी 19-20 के साथ माजी का इतलाक और फिर उसके बाद रुकन को दूसरे को नामजद कर देना। तो अभी चूंकि ड्राफ्ट मुकम्मल तौर पे वफाकी काबीना के सामने पेश नहीं हुआ, सामने नहीं, इसलिए आप देख लीजिएगा इसमें भी मुल्क को कौम की फलाह और जमहूरियत की बका के लिए कुछ नहीं होगा। महमल जी अलीना, 2-3 छोटी चीज़ें। एक तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली चीज़ के ऊपर ये जो ट्रांसक्रिप्ट वाली बात है, ये तो वैसे अगर ऐसा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जजेस के रिमार्क्स के ऊपर जो है, महज रिमार्क्स के ऊपर हेडलाइंस बन जाती हैं, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है, बाद में पता चलता है वो कोई जजमेंट में ऐसी कोई बात थी नहीं जो। और दूसरी चीज़ ये बात दुरुस्त है कि एक्चुअली अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है इस पर अप्लाई करना चाहिए, चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है भाम बढ़ेगा और इसके ऊपर एक्चुअली सवालात भी उठेंगे। अच्छा, जो बात मैं अलीना सारी चीज के ऊपर करना चाह रही हूँ ये कि देखिए, यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा, कोई भी सियासी जमात भी ये बात नहीं कर रही कि वो चाहते हैं कि हाइब्रिड निजाम का रोल बैक हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो चाहते हैं कि ये जो हाइब्रिड है ये मजीद स्ट्रांग होता जाए और वो इसकी हाइब्रिड की पावर्स जो है वो इसके साथ ही यानी इसको एंजॉय भी करे और वो इसी को लेकर चलते रहे और ये बारियां इसी तरीके से सियासी जमातों की लगती रहे। आपको याद होगा रीना कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की जब बात हुई थी अमेंडमेंट, तो उस रात अगर आप ट्विटर एक्स के ऊपर आप देखती तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस हुकूमत को तो हाइब्रिड भी सही नहीं मिला क्योंकि कर्नल लियाकत नहीं था पार्लियामेंट को मैनेज करने के लिए। यानी कि क्या हम चाहते हैं कि कर्नल लियाकत हो? क्या हम चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग हो? क्या हम चाहते हैं कि एंटी डेमोक्रेटिक जो है वो बिल्स और इस तरह की कानून साजियां बुलडोज होकर आ जाएं? हम नहीं चाहते, ये नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए। आपको सबको, सियासी जमातों को और वैसे भी बाकी लोगों को भी ये बात कहनी चाहिए कि हाइब्रिड निजाम ही गलत है, उसकी वजह से ये चीजें इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम और जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की भी अभी शहजाद भी बात कर रहे हैं, जो वैसे हुकूमत भी बात करती है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना तो आगे से आर्ग्यूमेंट ये आती है, जब भी हम ये बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड अपने दोस्तों से, तो वो आगे से आर्ग्यूमेंट ये आती है कि जी उन लोगों ने तो सब कुछ कर लिया और सिस्टम में ऐसा बिगाड़ पैदा किया कि उसका सिस्टम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब जब हम आए, हमारे खिलाफ भी वही बिगाड़ और उसकी बाकियात इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या हम भी अब फेयर प्ले करें? हम कैसे फेयर प्ले करें जब हमारे खिलाफ हर चीज़ अनफेयर हो? तो अलीना, लेकिन फेयर प्ले यानी कि आप चाहते हैं कि आप अनफेयर प्ले करें, यानी जमहूरियत की हम बात करते हैं तो फिर आप कहें ना, फिर आप ओन करें, आप कहें जी हम तो चाहते हैं कि हाइब्रिड निजाम परमानेंट हो और ऐसे ही सिस्टम चले और ऐसे ही बारियां लगे, फिर मान लें।
ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।